जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाइव क्लास में सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। हम लोग पॉलिटी के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तीसरा क्लास है पॉलिटी का। शुरुआत जब हम लोगों ने इसका किया था तो कुछ राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको बताया था कि अगर भारतीय संविधान को ठीक से समझना है तो कुछ राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में जानना जरूरी है। तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने कुछ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में समझा था। उसमें संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होती है और भारत में कौन सी शासन प्रणाली चलती है, इसका क्या लक्षण है, इसके बारे में समझ लिया था। संघात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में समझ लिया था। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था चल रही है, इसके बारे में समझ लिया था। संप्रभुता का सिद्धांत हम लोगों ने समझ लिया था। संप्रभुता क्या होती है, भारत को संप्रभुता की प्राप्ति कब होती है, ये सारी बातों के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग के जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उस पर आज बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जिसकी जरूरत भारतीय संविधान को पढ़ने में पड़ेगी, क्योंकि भारतीय संविधान में इस सिद्धांतों को अप्लाई किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किन किन कॉन्सेप्ट पे आज हम लोगों को बात करनी है। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विधि के शासन के विषय में। विधि का शासन क्या होता है और भारत के संविधान में इसको किस रूप में अपनाया गया है, ये विधि का शासन कहाँ से आया, इसके विषय में समझेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट होगा, दूसरी अवधारणा होगी, दूसरा सिद्धांत होगा, वो हमारा होगा शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन का सिद्धांत। तो प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में शक्ति संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है या नहीं अपनाया गया है, क्योंकि ये शक्ति संतुलन का सिद्धांत अमेरिका की देन है। ब्रिटेन के संविधान में शक्ति संतुलन नहीं है। अब भारत के संविधान में शक्ति संतुलन है कि नहीं है, इसको समझेंगे हम लोग। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग का बनने वाला है आज, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा आज के क्लास में हमारे, वो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता या जिसको हम लोग धर्म निरपेक्षता कहते हैं, धर्म निरपेक्षता बोला जाता है। तो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता क्या होता है, भारत के संविधान में किस स्वरूप को अपनाया गया है। प्रश्न बनता है ना कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है या भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है या दोनों है। तो आज इस समस्या का समाधान इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग कर लेंगे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका आंसर आप स्वयं देंगे। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उत्तर तक आप स्वयं पहुंचेंगे। तो आवश्यक है कि हम पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें, फिर उसका जो व्यवहारिक स्वरूप है, हमारे संविधान में जो इसका प्रयोग किया गया है, उसको समझेंगे। क्योंकि अभी तक जितने भी सिद्धांत हमने आपको बताए हैं, पिछले लेक्चर में जो जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है, उन सब का अप्लाइड रूप हमारे संविधान में है। तो संविधान की भाषा हमको ठीक से समझ में आए, संविधान की पकड़ ठीक हो जाए हमारी, इसके लिए आवश्यक है कुछ राजनीतिक पक्षों पर भी हम लोग चर्चा कर लें। तो इन्हीं राजनीतिक पक्षों पर चर्चा से हम लोगों ने इस सीरीज को आगे बढ़ाया है। आज इस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। तो जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो कमेंट बॉक्स में डालते रहिए और हम लोग उस पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए एक एक सिद्धांत के बारे में हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग विधि का शासन समझेंगे, उसके बाद शक्ति संतुलन का सिद्धांत समझेंगे और फिर पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को समझेंगे। ये कहाँ से आया, संविधान में किस रूप में अपनाया गया, आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली में इसका महत्व क्या है, ये तमाम चीजें देखते हुए फिर हम भारतीय संविधान में आएंगे और कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि भारत में ये किस रूप में है और जब ये हमारे संविधान में शब्द नहीं था उस समय भारत की स्थिति क्या थी, और जब भारतीय संविधान में ये शब्द आ गया तो क्या स्थिति बनती है भारतीय संविधान की। इन सारे मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस पे चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, तत्काल उसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे विधि के शासन को और उसके बाद आगे दोनों सिद्धांतों को समझेंगे। तो शुरुआत हम लोग करेंगे और देखेंगे सबसे पहले हम लोग विधि का शासन क्या होता है, भारतीय संविधान में इसे किस रूप में अपनाया गया है, इसको कहां से लिया गया है हमारे देश में, इन तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं विधि के शासन के। इसको कहा जाता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है, विधि का शासन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा संविधान को बेस बनाते हैं, संविधान को आधार बनाते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझने में आपको आसानी हो जाएगी। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार का टॉपिक है, संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन एक मौलिक अधिकार जिसको संपत्ति का मौलिक अधिकार कहा जाता है, इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। तो वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। इसमें जो पहला मौलिक अधिकार हमको मिला हुआ है वो समानता का मौलिक अधिकार है और उसका वर्णन अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किया गया है। तो इसमें केवल एक अनुच्छेद को हम लेते हैं जिससे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आ पाए, और वो अनुच्छेद कौन सा है जिसका संबंध विधि के शासन से है। अगर मैं आपसे पूछूं कि विधि के शासन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आपका क्लियर कट आंसर एक ही होना चाहिए, और वो आंसर क्या होगा, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, बिल्कुल वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। यहां पे एक आता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में विधि के शासन के सिद्धांत को अपनाया गया है, रूल ऑफ लॉ को अपनाया गया है। इस अनुच्छेद 14 को हम समझ लें तो विधि का शासन समझने में हमको आसानी हो जाएगी। क्या कहता है अनुच्छेद 14? 14 में साफ साफ कहा गया है कि राज्य के द्वारा विधि के समक्ष किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ केवल जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी विधि के समक्ष समानता का जो कॉन्सेप्ट है, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि का समान संरक्षण और इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता, दो विचारधाराएं हैं और दोनों विचारधाराओं को अनुच्छेद 14 में इंक्लूड किया गया है। विधि के समक्ष समानता की जो विचारधारा है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है, और विधि का जो समान संरक्षण है ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। क्या है विधि के समक्ष समानता? इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है भाई? इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। यहाँ पर जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, या लिंग के आधार पर, स्त्री पुरुष होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब इसका व्यवहारिक रूप क्या है? व्यवहारिक रूप ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी विधि का उल्लंघन किया जाता है, किसी भी कानून का उल्लंघन किया जाता है, तो उस उल्लंघन के लिए जो दंड की व्यवस्था है वो दंड सभी लोगों को समान रूप से दिया जाएगा। वहां जाति नहीं देखा जाएगा, धर्म नहीं देखा जाएगा, जेंडर नहीं देखा जाएगा। यानी अगर विधि का उल्लंघन किसी ने किया तो वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबको समान रूप से सजा दी जाएगी। यही है विधि के समक्ष समानता। कानून के नजर में हर कोई एक जैसा है, यहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव होता तो बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटी, अभिनेता, ये सारे लोग आज जेल के सलाखों के पीछे नहीं होते। अगर अपराध करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी।
और यहाँ गरीबी अमीरी नहीं देखा जाएगा। आपका व्यक्तिगत स्टेटस चाहे जैसा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपने अगर कानून का उल्लंघन किया तो जितनी सजा एक गरीब को मिलेगी उतनी ही सजा एक अमीर को भी मिलेगा। जितनी सजा हिंदू को मिलेगी उतनी ही सजा मुस्लिम को भी मिलेगी। जितनी सजा पुरुष को मिलेगी उतनी ही सजा महिला को भी मिलेगी। यानी कानून के नजर में हर कोई समान है, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको कहते हैं विधि के समक्ष समानता। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है विधि का समान संरक्षण। तो कानून विधि केवल दंड ही नहीं देता बल्कि सुरक्षा भी देता है। यही कहलाता है विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून सभी लोगों को एक बराबरी का दर्जा देते हुए सबको सुरक्षा मुहैया कराता है। एग्जाम्पल के रूप में साधारण भाषा में अगर आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो आपके उत्तर प्रदेश में एक टोल फ्री नंबर चलता है डायल 100। अब तो खैर 112 हो गया है। तो जैसे ही आप 100 नंबर डायल करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच जाती है आपको सुरक्षा देने के लिए। तो जब आप डायल 100 को डायल करते हैं, 112 नंबर को डायल करते हैं, तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, ये सब नहीं पूछा जाएगा। आप अमीर हो कि गरीब हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि आपकी समस्या क्या है। आप समस्या बताएंगे कि मैं ऐसे मुसीबत में हूँ, इस परेशानी में हूँ, हमको पुलिस सुरक्षा चाहिए, तो प्रशासन तुरंत आपको सुरक्षा मुहैया कराती है। तो इसको आप एक एग्जाम्पल के रूप में रख सकते हैं। तो ये हो गया विधि का समान संरक्षण, यानी कानून आवश्यकता अनुसार सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराता है। ये विधि का समान संरक्षण है, यानी कानून के नजर में हर कोई बराबर है। दंड देते समय भी कोई भेदभाव नहीं होगा, अमीरी गरीबी के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। और दूसरा, कानून सभी लोगों को समान रूप से सुरक्षा भी उपलब्ध कराएगा। यहाँ भी किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 कहता है, समानता के मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद है ये। यही तो है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के नजर में हर कोई समान है। व्यक्तिगत जीवन आपका कैसा है, आप अमीर हो कि गरीब हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, हिंदू हो कि मुस्लिम हो, इससे कोई मतलब नहीं है कानून का। कानून के नजर में हर कोई समान है, इसी को कहते हैं विधि का शासन। तो हमारे देश में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है, हमारे देश में विधि का शासन है, कानून का शासन है। जो कानून बना है उसी कानून के आधार पर प्रशासन को चलाया जाएगा, व्यवस्था को चलाई जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। ये विधि का शासन है। और ये कॉन्सेप्ट दिया था एक बहुत बड़े विद्वान थे पॉलिटिकल साइंस के, जिनका नाम था प्रोफेसर डायसी। प्रोफेसर डायसी, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का, विधि का शासन। और ये विधि का शासन ब्रिटेन में अप्लाइड है और ब्रिटेन से ही हमने विधि के शासन के को स्वीकार किया हुआ है। तो भारत में भी विधि का शासन चल रहा है। कानून के नजर में हर कोई समान है, यहाँ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो विधि के शासन का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है और ये भारतीय संविधान में अप्लाइड है, भारतीय संविधान में इसका प्रयोग किया गया है। यही होता है विधि का शासन। अनुच्छेद 14 में इसको स्पष्ट कर देता है पूर्ण रूप से। ये दोनों दो कॉन्सेप्ट हैं। पहले वाले कॉन्सेप्ट को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है और दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को हमने अमेरिका से ग्रहण किया हुआ है, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ग्रहण किया हुआ है। दोनों अलग अलग के कॉन्सेप्ट है। इसमें जो पहला वाला है विधि के समक्ष समानता, इसको नकारात्मक विचारधारा कहा जाता है और जो विधि का समान संरक्षण है इसको सकारात्मक विचारधारा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये दंड देने की बात करता है। विधि के समक्ष समानता, कानून के नजर में हर कोई समान है, कानून तोड़ेंगे तो दंड मिलेगा। तो जहां दंड देने की बात होती है तो नकारात्मकता झलकती है उसमें, इसीलिए इसको नकारात्मक विचारधारा कहा जाता है। और ये विधि का समान संरक्षण सबको प्रोटेक्शन दे रहा है, सुरक्षा मुहैया करा रहा है, तो ये सकारात्मक विचारधारा कहलाता है। तो ये दोनों विचारधाराएं अनुच्छेद 14 में इंक्लूडेड हैं। और भारत के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एम पतंजलि शास्त्री ने कहा था कि ये दोनों विचारधाराएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो विधि का शासन का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है और इसका सीधा सा मतलब है कि शासन किसी व्यक्ति का नहीं होगा, शासन कानून का होगा। और कानून ने जितनी शक्ति जिस व्यक्ति को प्रदान की है, जिस प्राधिकारी को जितनी शक्तियां मिली हुई हैं, केवल उतनी ही शक्तियों का इस्तेमाल वो कर सकता है। तो इसको कहते हैं विधि का शासन। तो आप समझ में आ गया होगा कि विधि का शासन क्या है, विधि के शासन का कॉन्सेप्ट हमने कहां से ग्रहण किया हुआ है और विधि के शासन का मतलब क्या होता है, संविधान में इसका प्रयोग किस तरह से किया गया है। तो ये विधि का शासन है। जितना कानून बना है उसी कानून का उपयोग करते हुए आगे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। कोई भी प्राधिकारी केवल उतनी ही शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है जितना कानून ने उसको शक्तियां प्रदान की हैं। अपने पद से अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति का इस्तेमाल किसी भी प्राधिकारी के द्वारा नहीं किया जा सकता। यही कहलाता है विधि का शासन, यानी किसी व्यक्ति का शासन नहीं है बल्कि कानून का शासन है। कहते हैं ना कि कानून का राज चल रहा है, बिल्कुल। तो ये कानून का राज है, कानून का शासन है, विधि का शासन है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि विधि का शासन क्या होता है, कहां से लिया गया, संविधान में किस तरह से अप्लाइड है। तो ये तो पहली विचारधारा हो गई। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं और समझते हैं शक्ति संतुलन को। शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या होता है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। दूसरा है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। ये भी हमारे संविधान में अप्लाई किया गया है, शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन होता क्या है भाई, शक्तियों का संतुलन करना। कौन सी शक्ति का संतुलन करना? जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं इस लेक्चर के साथ, वो लोग पिछला लेक्चर जरूर सुने। उसमें हम लोगों ने कुछ सैद्धांतिक पक्षों की चर्चा किया था और अगर उसको हम ठीक से समझ लेंगे तो ये वाला क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो शक्ति संतुलन का संबंध कुछ पुरानी धाराओं से है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया था कि आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली का जो विकास आरंभ हुआ वो यूरोप में पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। यूरोप में नवजागरण का काल शुरू हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तमाम चीजें होती हैं और कुछ राजनीतिक प्रणालियां विकसित होती हैं। उसमें तमाम तरह की क्रांतियां हुई थी। ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, फ्रांसीसी क्रांति हुई, अमेरिकन क्रांति हुई, रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई। तो कई क्रांतियां हुई और उनसे तमाम विचारधाराएं निकल करके सामने आई जो लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाती हैं। तो इन विचारधाराओं में हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र की विचारधारा जो विकसित हुई थी, इस लोकतंत्र की विचारधारा में निरंकुशता ना आने पाए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है जिसमें शासन सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। तो शासन सत्ता की अंतिम शक्ति जनता में निहित है, जनता ही तय करती है कि हमारा शासक कौन होगा। तो इसी प्रणाली को लोकतांत्रिक प्रणाली कहा जाता है। तो लोकतंत्र में निरंकुशता फिर से ना आने पाए, जैसे राजतंत्र में हुआ करता था, जैसे सामंतवादी व्यवस्था में मध्यकाल में हुआ करता था, वो दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में शासन की शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया गया। इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से हल्का सा मैं उसको इंडिकेट कर देता हूं, वहीं से निकल करके आएगा शक्ति संतुलन का सिद्धांत, ठीक ना। तो हमने बताया था कि जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो शासन की सत्ता है, शासन की सत्ता को 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को कहा गया कार्यपालिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। दूसरा कहलाया विधायिका, विधायिका लेजिस्लेचर। और तीसरा कहलाया न्यायपालिका, न्यायपालिका जुडिशरी। तो 3 भागों में शासन सत्ता की शक्ति को बांट दिया गया और इसी को कहा जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? यहाँ पे जो लोकतांत्रिक प्रणाली है इसमें शासन को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होती है कार्यपालिका, दूसरी है विधायिका
और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका शक्तियों को बांटने का एक ही कारण था कि निरंकुशता फिर से वापस ना आए। राजतंत्रात्मक प्रणाली में, सामंतवादी व्यवस्था में जो निरंकुशता थी, वो निरंकुशता फिर से वापस ना आए, इसलिए शक्तियों को बांट दिया गया। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना, शासन व्यवस्था को चलाना, और न्यायपालिका का कार्य है अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसको दंड देना। तो इस तरह से शक्तियों को बांटा गया और इसी को कहा जाता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये लोकतांत्रिक प्रणाली में चलता है। ये बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में किया था। यहीं से निकल करके आता है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या कहता है? शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहता है कि ये जो तीनों संस्थाएं हैं शासन सत्ता की, इनमें निरंकुशता ना आ जाए, ये अपने एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल ना करने लगे, इसलिए इनको भी कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर दिया गया है, एक दूसरे को ये कंट्रोल करते हैं, और यही कंट्रोल करना ही शक्ति संतुलन का सिद्धांत कहलाता है। अब ये कंट्रोल कैसे करते हैं, इसको हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करेंगे कि कार्यपालिका विधायिका को कैसे कंट्रोल करती है, विधायिका न्यायपालिका को कैसे कंट्रोल करती है, ये एक दूसरे पे निर्भर कैसे हैं। इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली में पाई जाती है। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग समझते हैं कि कैसे ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। चलिए, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो कार्यपालिका के अंतर्गत कौन आता है? भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन है? तो भारत में कार्यपालिका का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन, राष्ट्रपति के शक्तियों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो इसी में आपका प्रधानमंत्री, और साथ में उसका मंत्रिमंडल आता है, उसका मंत्रिमंडल आएगा। ये तो कार्यपालिका है, ये पहली कार्यपालिका होती है, ये दूसरी कार्यपालिका होती है। और यही संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा लक्षण है कि संसदीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका नहीं होती, एक ही कार्यपालिका होती है। तो भारत में चूंकि दोहरी कार्यपालिका है, इसलिए भारत में संसदीय शासन प्रणाली चल रहा है। तो ये तो बात कार्यपालिका की हो गई भारतीय परिप्रेक्ष्य में। अब हम विधायिका पे चलते हैं और विधायिका में देखेंगे तो विधायिका में क्या है? विधायिका में हमारी संसद है, और संसद के कितने सदन हैं? संसद के 2 सदन हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। दूसरी है राज्यसभा। ये विधायिका के अंतर्गत आ जाएंगे। और न्यायपालिका में आएंगे तो इसमें मिलेगा आपको न्यायालय। क्या मिलेगा? न्यायालय मिलेगा। और न्यायालय किसके माध्यम से चलता है? न्यायाधीशों के माध्यम से चलता है, न्यायाधीश। ठीक, अब हम लोग ये समझते हैं कि किस तरह से शक्ति संतुलन कार्य करता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। शक्ति संतुलन का मतलब है कि ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे के को नियंत्रित करती हों, ये तीनों संस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हों। अब भारत में ये कैसे एक दूसरे पर निर्भर है, उसको समझ लेते हैं। यहां देखिए, भारत में कार्यपालिका का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति सामान्य रूप से कार्यपालिका के कार्यों को करता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे, संविधान विरुद्ध कार्य करने लगे, कदाचार करने लगे, तो राष्ट्रपति को भी पद से हटाया जा सकता है। और पद से हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इम्पीचमेंट मोशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया कहां पे लाई जाती है? तो संसद में लाई जाती है। महाभियोग का जो आरोप है वो कहां पे लाया जाएगा? महाभियोग जो पास कराया जाता है, कहां पास कराया जाता है? तो संसद में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में। यानी राष्ट्रपति पर नियंत्रण किसका है? संसद का है। अगर राष्ट्रपति अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे तो संसद को अधिकार है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा देगा। तो हुआ ना विधायिका का कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण।
एक एग्जाम्पल तो ये है आपके सामने। चलिए दूसरी कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। दूसरी कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल आता है। इसको कैसे विधायिका नियंत्रित करती है? ये तो और नियंत्रण में है, ये और नियंत्रण में है विधायिका के। कैसे? आप जानते हैं कि भारत में जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, जिसको हम लोग सामूहिक रूप से सरकार बोलते हैं, तो सरकार किसकी बनती है? सरकार उसी की बनेगी जिस राजनीतिक पार्टी को लोकसभा में बहुमत हासिल हो। जिस पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत होता, बहुमत का मतलब 1/2 से ज्यादा सदस्य होते हैं। वर्तमान में अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो लोकसभा में 543 सदस्य हैं और 543 का आधा और +1 यानी 273। तो 273 एमपी अगर किसी पार्टी के पास है तो उसकी सरकार बन जाती है, उसका प्रधानमंत्री बन जाता है और प्रधानमंत्री के सलाह पे मंत्रिमंडल का गठन हो जाता है। तो यहां पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तब तक सरकार चला सकते हैं जब तक उनको लोकसभा में बहुमत हासिल हो, यानी 273 लोग जब तक उनके साथ हैं, कम से कम 273 लोग जब तक प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के साथ हैं तब तक वो सरकार चलाएंगे, प्रधानमंत्री के पद पे रहेंगे। लेकिन जैसे ही इन लोगों ने साथ छोड़ा, 273 से नीचे हुआ संख्या, तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सरकार गिर गई। क्या हुआ? सरकार गिर गई, यानी लोकसभा में ये लोग अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, और अगर इनके पक्ष में 273 वोट नहीं पड़ा तो इनको त्याग पत्र देना पड़ता है। नहीं त्याग पत्र देंगे तो राष्ट्रपति इनको बर्खास्त कर देगा। तो हुआ ना, यहाँ पे विधायिका के ही अधीन कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, यानी विधायिका पूर्ण रूप से कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। तो शक्ति संतुलन का एक एग्जाम्पल ये हो गया, यानी भारत में कार्यपालिका निरंकुश नहीं हो सकती, दोनों प्रकार की कार्यपालिका पर विधायिका का नियंत्रण होता है। अब प्रश्न बनता है कि विधायिका अगर निरंकुश होने लगे तब क्या होगा भाई? इनको कौन कंट्रोल करेगा? तो विधायिका को कंट्रोल करती है न्यायपालिका। विधायिका को कौन कंट्रोल करता है? न्यायपालिका कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है उसको समझते हैं। विधायिका का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। विधायिका कानून बनाएगी। अब कानून जब उसके द्वारा बना दिया जाएगा तो अगर ये निरंकुशता पे उतारू हो जाए विधायिका, तो ऐसा कानून बनाएगी जो उसके पक्ष में होगा, या ऐसा कानून बनाएगी जो संविधान के विरुद्ध होगा, ऐसा कानून बनाएगी जो उनके अधिकार शक्तियों के बाहर होगा, ऐसा कानून बना सकती है जो मानवाधिकारों का उल्लंघन करता हो, ऐसा कानून बना सकती है जो जाति धर्म के आधार पे बंटवारा करता हो। तो अगर इस तरह का कानून विधायिका ने बनाया तो न्यायपालिका ऐसे कानून को चेक करेगी, कहीं ये कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, कहीं ये कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध तो नहीं है, कहीं ये कानून मानवाधिकारों के विरुद्ध तो नहीं है, और अगर ये इनके विरुद्ध पाया गया तो ऐसे कानून को न्यायपालिका निरस्त कर देगी, यानी ये चल ही नहीं सकता। संविधान का अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों में, उसमें साफ साफ कहा गया कोई भी विधि, चाहे संविधान लागू होने के पूर्व की विधि हो या संविधान लागू होने के बाद संसद या विधानमंडल के द्वारा बनाई गई कोई विधि हो, अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगा उस सीमा तक वो कानून शून्य माना जाएगा। इसी को ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार ऐसे कानून को ढक लेगा, उसको देश में चलने ही नहीं देगा। तो हुआ ना विधायिका पे नियंत्रण, यानी विधायिका हमारी संसद निरंकुश नहीं हो सकती, अपने मन का कानून नहीं बना सकती कि ऐसा कानून बना दे जो संविधान के ही खिलाफ हो, ऐसा कानून बना दे जो देश के ही खिलाफ हो, ऐसा कानून बना दे जो मानवता के खिलाफ हो। अगर ऐसा कोई कानून बनाता है विधायिका तो विधायिका अंतिम नहीं है, इस कानून की जांच करेगी न्यायपालिका। इसके पास एक शक्ति है जिसको न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, ये अमेरिका से ग्रहण किया है हमने। तो न्यायपालिका के पास ये पावर है कि विधायिका को ये नियंत्रित करेगा, ऐसा कानून बनाने ही नहीं देगा, और अगर ऐसा कानून बना दिया तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा और उस पर जांच
बैठाई जाएगी, संवैधानिक पीठ बैठेगी और संवैधानिक पीठ फिर इस पे निर्णय देगी। तमाम इस तरह की जांचें होती रहती हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोग सुने रहे होंगे, लॉकडाउन के पहले 2019 में एक कानून बनाया था, संसद ने संशोधन किया था एक कानून में, नागरिकता कानून में संशोधन किया था और CAA लेके आए थे, CAA 2019। और जैसे ही ये संशोधन अधिनियम आया, पूरे देश में हंगामा मच गया और शाहीन बाग का आंदोलन किया गया मुस्लिम समुदाय के द्वारा और कहा गया ये संविधान के अनुच्छेद 14 का सीधा सीधा उल्लंघन है, धर्म के आधार पे ये संशोधन किया गया, धर्म के आधार पे कानून बना है। तो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, अब इसकी जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से भारत में विधायिका के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अंतिम नहीं है, सुप्रीम पावर नहीं है इनके पास। इनके द्वारा बनाए गए कानून की भी जांच की जाएगी, अगर वो संविधान विरुद्ध पाया गया तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम ये भी नहीं है कि निरंकुशता की तरफ आगे बढ़ जाए, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में संसद के द्वारा बनाया गया कानून अंतिम होता है, उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो लागू होगा ही होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो अंतिम होती है, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। और ब्रिटेन के संसद के विषय में एक कहावत प्रचलित है संविधान के क्षेत्र में कि ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की पार्लियामेंट स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। यानी उसके द्वारा बनाया गया कानून अंतिम होता है, सुप्रीम होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में शक्ति संतुलन है। अगर कार्यपालिका अनियंत्रित हो रही है तो विधायिका कंट्रोल करेगी, विधायिका अनियंत्रित हो रही है तो न्यायपालिका कंट्रोल करेगी। अब अंतिम पे आ जाते हैं, न्यायपालिका की बात कर लेते हैं। अगर न्यायपालिका अनियंत्रित होने लगे, अपने शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे, तब क्या होगा? इनको नियंत्रित कौन करेगा? तो इनको नियंत्रित पुनः करती है विधायिका। अब कहेंगे कैसे? अब न्यायपालिका को विधायिका कैसे कंट्रोल करती है? तो बताइए, न्यायपालिका में होता कौन है? न्यायाधीश। इन्हीं के द्वारा निर्णय दिए जाते हैं। अब निर्णय मान लीजिए पक्षपात पूर्ण देने लगे, जाति के आधार पे देने लगे, धर्म के आधार पे देने लगे, संविधान विरुद्ध देने लगे, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध देने लगे, या फिर मानवाधिकारों के विरुद्ध देने लगे, तो क्या होगा? तो ऐसे में संसद बैठी हुई है, ऐसे न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का आरोप लाया जाएगा और महाभियोग के माध्यम से ऐसे न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो न्यायपालिका भी सुप्रीम नहीं है। यही है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। यहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन का सिद्धांत। तो ये हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। ये व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान में नहीं है। ब्रिटेन की विधायिका अंतिम होती है, उसके द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में चलता है, कोई रोक नहीं सकता। तो यह शक्ति संतुलन के सिद्धांत की बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे वाले कॉन्सेप्ट पे। और तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्या समझना है? तीसरा कॉन्सेप्ट हमको समझना है धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता क्या होता है? भारत में कौन से स्वरूप को अपनाया गया है? ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? ये तमाम चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। आ जाते हैं हम लोग धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता पर। तो इसके लिए एक इंग्लिश वर्ड है जिसको बोलते हैं सेकुलर नेशन या सेकुलरिज्म। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र या धर्मनिरपेक्षता इसको कहा जाता है। तो सेकुलरिज्म क्या है भाई? सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म इंग्लिश वर्ड है और इसको जब हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो इसके दो स्वरूप सामने निकल करके आते हैं। इसके दो स्वरूप होते हैं, एक को कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता और दूसरा है पंथ निरपेक्षता। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, यह प्रश्न बनता है।
अक्सर बनता है और आपको जानना भी चाहिए कि इंडिया इज ए सेकुलर नेशन, बिल्कुल फेयर तरीके से है, लेकिन किस स्वरूप को अपनाया हुआ है, पंथ निरपेक्ष स्वरूप को अपनाया है या धर्म निरपेक्ष स्वरूप को अपनाया हुआ है। तो पंथ निरपेक्षता होती क्या है या धर्म निरपेक्षता होती क्या है, व्हाट इज सेकुलरिज्म, ये है क्या, पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं तो हमको समझने में आसानी हो जाएगी कि पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता होता क्या है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप सेकुलरिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म, तो जैसा कि हमने बताया कि आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणाली का जो विकास हुआ वो यूरोप से हुआ है, यूरोप से ही इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। और जितनी भी विचारधाराएं, आधुनिक विचारधाराएं राजनीति की हैं, वो यूरोप के विभिन्न क्रांतियों का परिणाम है। उसमें अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति, यहाँ से चीजें निकल करके सामने आती हैं। और इन क्रांतियों के पहले राजशाही हुआ करता था, सामंतवादी व्यवस्था हुआ करता था, और इस सामंतवादी व्यवस्था में धर्म का, चर्च का इतना ज्यादा प्रभाव था कि राजा से भी उच्च पद माना जाता था पोप और पादरियों का। जो चर्च के प्रधान होते थे, धर्मगुरु होते थे, वो इतने पावरफुल होते थे कि उनकी शक्ति के आगे राजा की शक्तियां कमजोर होती थी, इनका अत्यधिक प्रभाव होता था। लेकिन जब लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास हुआ तो धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया। यहाँ पे धर्म अपने जगह पर और राजनीति अपने जगह पर, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है और एक नए कॉन्सेप्ट का विकास होता है जिसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता। इसी के साथ एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। अगर हम धर्म के आधार पर दुनिया के देशों को देखें जो लोकतांत्रिक प्रणाली से चल रहा है, तो देखेंगे कि धर्म के आधार पर दुनिया के देश 4 कैटेगरी में बटे हुए हैं। इनकी 4 कैटेगरी बनती है। क्या है ये 4 कैटेगरी? मतलब किसी भी देश में, किसी भी देश की राजनीति में, किसी भी देश की शासन व्यवस्था में धर्म का क्या रोल है, इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो 4 तरह के देश पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। ये 4 तरह के देश कौन कौन से हैं इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जो पहली कैटेगरी होती है इनको कहा जाता है धर्म प्रधान राष्ट्र। पहली कैटेगरी जो बनती है राष्ट्र की धर्म के आधार पे, उसको धर्म प्रधान राष्ट्र कहा जाता है। अब धर्म प्रधान राष्ट्र क्या होता है? ऐसी कंट्री, ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म हो, किसी एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया जाता है, और जो धार्मिक पद होता है वो राजा के पद से भी उच्च होता है। यानी सबसे ऊपर धार्मिक पद होगा, उसके नीचे राजा की गणना की जाएगी। तो धार्मिक पद राजनीतिक पद से बड़ा होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही व्यक्ति धार्मिक पद पर भी हो और वही व्यक्ति राजनीतिक पद पर भी हो, यानी एक ही व्यक्ति के अंदर धार्मिक शक्तियां भी विद्यमान हैं और उसी व्यक्ति के अंदर राजनीतिक शक्तियां भी विद्यमान हैं। तो ऐसे राष्ट्र को धर्म प्रधान राष्ट्र कहा जाता है। यहाँ पर जो धार्मिक प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी धर्म के अनुसार ही वो राष्ट्र चलाया जाता है, उसी धर्म के अनुसार वो चलाया जाएगा जो उसका राष्ट्रीय धर्म होगा। एग्जाम्पल के रूप में अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा देश है भाई, तो एग्जाम्पल के रूप में एक देश को आप ले सकते हैं और इस देश का नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी का नाम आप सुने होंगे। वेटिकन सिटी एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो कैथोलिक ईसाइयों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है, और कैथोलिक ईसाइयों का ये सेंटर है पूरी दुनिया का। पवित्र रोमन साम्राज्य जो हुआ करता था, जहां से कैथोलिक ईसाइयों का प्रसार हुआ, सबसे प्रमुख स्थल है वो वेटिकन सिटी में स्थित है। और ये जो वेटिकन सिटी है इसको एक देश का दर्जा दे दिया गया है। एक छोटा सा इलाका है, एक जिले के बराबर है, छोटा सा भूभाग है,
और ये कैथोलिक ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और कैथोलिक ईसाई यहीं से गवर्न होता है पूरी दुनिया में। तो यहाँ का जो पोप है, जो धर्मगुरु है, वो सर्वोच्च पद पर है कैथोलिक ईसाई के क्षेत्र में। और ये जो देश का दर्जा इसको दे दिया गया है वेटिकन सिटी को, तो यहाँ देश को चलाने के लिए कोई राजा का पद नहीं है, कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि वेटिकन सिटी का जो पोप है, सबसे बड़ा धर्मगुरु है, वही यहाँ का राजा भी है। उसी के द्वारा वेटिकन सिटी जो देश है उसको चलाया भी जाता है और पूर्ण रूप से वो धर्म के अनुसार वो पूरा देश चलता है। तो आप कह सकते हैं कि यह राष्ट्र कौन सा राष्ट्र है? यह धर्म प्रधान राष्ट्र है। तो अगर ऐसे राष्ट्र जो भी हैं उनको धर्म प्रधान राष्ट्र कहा जाता है। एक धर्म पूर्ण रूप से राजनीति में हावी होता है, धार्मिक जो क्रियाकलाप है वो राजनीतिक क्रियाकलाप से ऊपर होता है। सारे राजनीतिक क्रियाकलाप धार्मिक परंपराओं के अनुसार चलाए जाते हैं। तो ऐसे राष्ट्र को धर्म प्रधान राष्ट्र कहा जाता है। अब आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी पर। दूसरी कैटेगरी को कहते हैं धर्म प्रभावित राष्ट्र। धर्म प्रभावित राष्ट्र। अब ये धर्म प्रभावित राष्ट्र क्या है भाई? ऐसा देश, ऐसी कंट्री, ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन वहां पे निवास करने वाली जो बहुसंख्यक जनता है उसके द्वारा मानी जाने वाली जो धर्म है, उस धर्म का वहां के राजनीति पे अत्यधिक प्रभाव है। तो आप कहेंगे कि ये धर्म प्रभावित राष्ट्र है, यानी इनका कोई राष्ट्रीय धर्म तो नहीं होता, लेकिन एक धर्म विशेष का अत्यधिक प्रभाव होता है राजा पर, वहां की राजनीति पर, वहां की शासन व्यवस्था पर। एग्जाम्पल के रूप में जो पूरी दुनिया में इस्लामिक देश हैं, करीब 57 देश हैं मुस्लिम समुदाय के, जिनको इस्लामिक राष्ट्र कहा जाता है। तो इनको आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं इस्लामिक राष्ट्र, इनको उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। इन लोगों ने अपने देश को मुस्लिम देश घोषित तो नहीं किया है, लेकिन इस्लाम के जो नियम कानून है, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों पर होता है, यानी इस्लाम के नियमों के अनुसार ही यहाँ पे कानून बनते हैं, शासन व्यवस्था चलती है। तो आप कहेंगे ये धर्म प्रभावित राष्ट्र है। तीसरी कैटेगरी जो होती है, इसी को कहा जाता है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, ठीक है। सेकुलर स्टेट इन्हीं को कहा जाता है। तो इसकी बात अभी हम करेंगे, क्योंकि बात तो इसी पे करनी है। इसके साथ ही एक चौथी कैटेगरी है, 4 कैटेगरी के बनते हैं राष्ट्र, इसको कहा जाता है धर्म विहीन राष्ट्र। धर्म विहीन राष्ट्र। अब ये धर्म विहीन राष्ट्र क्या है भाई? धर्म विहीन राष्ट्र का मतलब है ऐसा राष्ट्र जिसका अपना कोई धर्म ही ना हो, वो किसी धर्म को मान्यता ही ना देता हो। ऐसे राष्ट्र में धार्मिक मान्यताएं ही नहीं होती, कोई भी धर्म यहाँ पे स्वीकार ही नहीं किया जाता। अब कहेंगे ऐसा कौन सा राष्ट्र है? तो जितने भी साम्यवादी राष्ट्र हैं, कम्युनिस्ट कंट्रियां हैं, वहां धर्म को मान्यता नहीं मिलती, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित राष्ट्र हैं। और कार्ल मार्क्स धर्म के विरोधी थे राजनीति में। उनका मानना था कि राजनीति में धर्म का कोई वैल्यूएशन नहीं होना चाहिए, और धर्म अफीम का गोला है, अगर राजनीति में आया तो लोगों को परेशान करेगा, लोगों को पथभ्रष्ट करेगा। यही कारण है कि जब बोल्शेविक क्रांति हुई रूस में, उसके बाद स्टालिन का शासन शुरू हुआ और स्टालिन ने साम्यवादी शासन की नींव डाली। और यहाँ पर जो बौद्ध मठ थे, रूस में जितने भी बौद्ध मठ थे उनको तोड़वा डाला। 20,000 से ज्यादा बौद्ध मठों को तोड़ा गया था, यानी धर्म विहीन राष्ट्र की स्थापना की गई थी स्टालिन के द्वारा। तो धर्म विहीन राष्ट्र का मतलब है जिसका कोई धर्म नहीं है, उस देश में धर्म का कोई वैल्यू नहीं होता, किसी धर्म को मान्यता नहीं मिलती है। तो जो साम्यवादी देश हैं वो धर्म विहीन राष्ट्र हैं। इसमें आप यूएसएसआर को एग्जाम्पल में ले सकते हैं, आपके बगल में चाइना है, चीन, इसको भी एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ तो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल है, लेकिन बहुत छिपे रूप में मानते हैं। इसको खुल करके ये लोग सेलिब्रेट नहीं कर सकते, छिपे रूप में घर के अंदर ये लोग इसको स्वीकार करते हैं, बाहर दिखावा नहीं कर सकते। और जो चीन की साम्यवादी दल है उसके जो मेंबर है वो तो किसी धर्म को मान ही नहीं सकते।
उत्तरी कोरिया है, वहां भी किसी धर्म को मान्यता नहीं है। तो इस तरह के जो राष्ट्र होते हैं उनको कहा जाता है धर्म विहीन राष्ट्र। अब नंबर आता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की। तो अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सेकुलर स्टेट क्या होता है ये बच गया चौथे कैटेगरी में। इसी की चर्चा तो हम लोगों को करना है इसमें। अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र क्या होता है, चलिए इस पे हम लोग वापस लौटते हैं दोबारा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र पे। तो यहां देखिए हमने कहा कि जो सेकुलर स्टेट है, सेकुलरिज्म है, इसकी दो विचारधाराएं हैं, दो विंग हैं, दो स्वरूप है। एक नकारात्मक विचारधारा होती है जिसको कहा जाता है धर्मनिरपेक्षता, ये नकारात्मक विचारधारा है, नकारात्मक विचारधारा। और जो पंथ निरपेक्षता की विचारधारा है ये सकारात्मक विचारधारा है। अब कहेंगे नकारात्मक और सकारात्मक का क्या मतलब है भाई, यहां आते हैं उसी पर आते हैं। देखिए निरपेक्षता जो शब्द है इसको बोलते हैं न्यूट्रल होना, उदासीन होना, धर्म से न्यूट्रल होना, धर्म से उदासीन होना। तो जो सेकुलर स्टेट है, जब लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास होने लगा तो इस पे बहस छिड़ गई कि धर्म को किस रूप में रखा जाए उस कंट्री में, राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, धार्मिक मान्यता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर नहीं मिलेगी तब तो धर्म विहीन राष्ट्र हो जाएगा। तो सेकुलर स्टेट में क्या किया गया, लोकतांत्रिक देशों में सेकुलरिज्म को अपनाया गया। इसमें कहा गया कि हमारे देश में सभी धर्म के लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। यहां धर्म के आधार पर किसी भी रूप में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ना तो राजनीतिक अधिकारों में भेदभाव होगा, ना सामाजिक अधिकारों में भेदभाव होगा, ना वैधानिक अधिकारों में भेदभाव होगा, ना आर्थिक अधिकारों में, ना मानवाधिकारों में कोई भेदभाव नहीं होगा। हमारे देश में सभी धर्म के लोग समान रूप से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा, कानूनी मान्यता सबको बराबर मिलेगी। तो ऐसे राष्ट्र को सेकुलर स्टेट कहा जाएगा। दुनिया का सबसे पहला सेकुलर स्टेट किसको घोषित किया गया, पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र किसको घोषित किया गया, तो उत्तर होगा यूएसए को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। ये पहला, दुनिया का पहला सेकुलर स्टेट माना जाता है। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में क्या होता है, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का मतलब है जिस धर्म में जिस देश में कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता बल्कि सबको बराबरी का दर्जा मिलता है, सभी धर्म के लोगों को एक बराबर का दर्जा प्रदान किया जाता है, सबको बराबरी की मान्यता मिलती है। लेकिन इसके दो स्वरूप विद्यमान है, एक धर्म निरपेक्षता कहलाता है, एक पंथ निरपेक्षता कहलाता है। तो प्रश्न बनता है अब दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए अंतर यह है कि जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हैं यहां पर धर्म अपना कार्य करता है और राज्य अपना कार्य करता है। धर्म व्यक्ति की व्यक्तिगत मान्यता होती है, व्यक्तिगत रूप से आप किसी भी धर्म को मानिए, उस धर्म के अनुसार आचरण करिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य के तरफ से, शासन प्रशासन के तरफ से, सरकार के द्वारा कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन राजनीति में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यही कारण है कि जो धर्म निरपेक्षता के स्वरूप को अपनाए हुए है वहां पर धर्म का राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी सरकार के द्वारा, शासन व्यवस्था के द्वारा धर्म के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। यहां तक कि कोई धार्मिक छुट्टी नहीं की जाती, सरकारी दफ्तर में धार्मिक पहनावा पहन के आप नहीं जा सकते। एक कॉमन सिविल ड्रेस होता है, उसी ड्रेस का इस्तेमाल सबको करना होगा। किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो सरकारी दफ्तर हैं, वहां पे सामान्य ड्रेस में, सामान्य वेशभूषा में आपको जाना होगा। वहां धार्मिक पहचान लेके आप नहीं जा सकते। इन राष्ट्रों का मानना कि हम बराबरी तो देते हैं सभी धर्म के लोगों को, लेकिन दिखावा नहीं करना, सरकारी कार्यों में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फ्रांस। फ्रांस धर्मनिरपेक्षता के स्वरूप को, नकारात्मक स्वरूप को अपनाया हुआ है। ये सबको बराबरी का दर्जा तो देता है, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हमारे देश में रह सकते हैं, सबको
बराबर का अधिकार मिलेगा। लेकिन धार्मिक मामलों में ना तो सरकार का हस्तक्षेप होगा और ना सरकारी कार्यों में धार्मिक हस्तक्षेप होगा, एक दूसरे से पृथक होंगे, अपना अपना कार्य करेंगे। वहीं पंथ निरपेक्षता पे अगर आप आ जाओगे तो पंथ निरपेक्षता का स्वरूप क्या है? इस स्वरूप में क्या होता है, यहां भी सबको बराबरी का दर्जा मिला हुआ है, कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन जो राज्य है, जो राजा है, जो शासक है, वो सभी धर्म का सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, सभी धर्मों का यथाशक्ति सपोर्ट करेगा। और इसका एग्जाम्पल ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, भारत में भी सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, ठीक है, और सेकुलरिज्म के पॉजिटिव विचारधारा को अपनाया गया है। भारत में सभी धर्म के मुख्य त्योहारों पे सरकारी छुट्टी आयोजित की जाती है, सभी धर्म के मुख्य त्योहारों पर धार्मिक पहनावा पहन करके आप सरकारी दफ्तर में जा सकते हैं, कुछ दफ्तरों को छोड़कर, बाकी सामान्य रूप से आप जा सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पे आप धार्मिक पहनावा पहन के जा सकते हैं, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, रोडवेज, यहाँ पे आप जा सकते हैं। सरकार धार्मिक सहयोग भी प्रदान करती है, जैसे हज यात्रियों को सब्सिडी देती है, तो अयोध्या में 7 लाख दिए भी जलाए जाते हैं सरकारी खर्चे पर। तो इस तरह की सोच जो राष्ट्र रखता है कि हम सभी धर्म के लोगों को बराबरी का दर्जा देंगे, हमारे राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, बल्कि सभी धर्म के लोग हमारे यहाँ समान होंगे, हम सबको समान हक अधिकार देंगे और सबका समान रूप से सपोर्ट भी करेंगे, तो ऐसे राष्ट्र को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। तो सेकुलरिज्म के दो कॉन्सेप्ट प्रचलित हैं, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक। नकारात्मक जो विचारधारा है, ये धर्म को राजनीति से अलग करता है, सबको बराबरी का अधिकार तो प्रदान करता है, लेकिन राजनीतिक कार्यों में धर्म का हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बराबरी का दर्जा तो देता ही है, साथ में सपोर्ट भी करता है सभी धर्मों का। तो अब आप बताइए अपना कॉमन सेंस लगा के कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है या एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि सभी धर्म के लोगों को बराबरी का दर्जा तो मिला ही है, साथ में सरकारों के द्वारा सभी धर्मों का सपोर्ट भी किया जाता है। तो यहाँ पर भारत धर्म से उदासीन नहीं है, धर्म से न्यूट्रल नहीं है, अधार्मिक नहीं है, गैर धार्मिक नहीं है, नास्तिक नहीं है, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से सपोर्ट करता है। तो इंडिया इज ए सेकुलर नेशन और इंडिया ने सेकुलरिज्म के पॉजिटिव कॉन्सेप्ट को धारण किया हुआ है। बात समझ में आ गई होगी कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता क्या होती है। अब थोड़ा सा अपने संविधान पे अगर हम नजर डालेंगे तो हमको मिलेगा कि भारत के मूल संविधान में जो 1950 में लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को, उसमें पंथ निरपेक्षता शब्द था ही नहीं, ये तो बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी के दौरान ये शब्द जोड़ा गया। 3 शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लाए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो प्रश्न ये बनता है कि क्या 1976 के पहले भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं था? क्योंकि ये शब्द तो था ही नहीं संविधान में कहीं भी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान में ये शब्द हो या ना हो, फिर भी भारत शुरू से ही 1950 से ही पंथ निरपेक्ष हो गया था, क्योंकि संविधान में बहुत सारे ऐसे उपबंध हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। जैसे समानता के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 स्पष्ट कर देता है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अलावा धार्मिक अधिकार भी प्रदान किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, तो अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27 और 28 में इसका वर्णन है। इस तरह से संविधान में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत शुरू से ही पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहा है। ये शब्द हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक प्रश्न और बनता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, संविधान जब हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। प्रश्न पूछता है कि
किस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया? मूल ढांचा किस मामले में घोषित किया गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर आप लोग ढूंढ के लाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के किस वाद में पंथ निरपेक्षता को मूल ढांचा घोषित किया गया था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने तीनों कॉन्सेप्ट को समझ लिया। इसमें विधि का शासन क्या होता है, शक्ति संतुलन क्या होता है, और सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता क्या होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग अब संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे। संविधान का गठन कैसे कैसे हुआ, संविधान में जो उपबंध है भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरह से उसको पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस सीरीज को हम लोगों ने शुरू किया। इस सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है। तो इस सीरीज को आगे आप लोग बढ़ाते रहिए, इसको देखते रहिए। 1 बाय 1 इसको कवर करेंगे हम लोग और पूरा संविधान हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो हर बार की तरह अंत में फिर से आपसे सारे व्यूअर्स से यही अपील है कि जो लोग शुरुआत में पहली बार जुड़े हैं इस चैनल से, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपके प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में डालते रहिए और उसका आंसर आपको दिया जाता रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और ध्यान रखिए कि आगे आने वाले जो क्लासेज हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से संविधान को शुरू करेंगे। तो अगला जो टॉपिक हमारा बनेगा वो भारतीय संविधान का निर्माण होगा। और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा कैसे गठित होती है, उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है, उसको समझेंगे। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण कैसे कैसे किया गया, इन सारी चीजों को हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का क्लास हम लोग इसी नोट के साथ समाप्त करते हैं और आपसे अपील करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहिए। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।